हेलो, आज हम चैप्टर 6 का टॉपिक सी और डी हम जो हमारा रिमेनिंग रह गया है वो करेंगे। हमारा ए समन वारंट बी हो गया है। अब सी और डी हमारा रिमेनिंग है जो हम आज कंटिन्यू करेंगे। सी पे आ जाइए। सी क्या बोलता है? प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा और अटैचमेंट करना। अब प्रोक्लेमेशन क्या होता है? प्रोक्लेमेशन होता है किसी चीज़ को पब्लिकली डिक्लेयर कर देना, जैसे उद्घोषणा कर देना। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं आर्टिकल 352 जहाँ पर मजिस्ट्रेट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगाता है, तो वो वही है प्रोक्लेमेशन करना किसी चीज़ का, या अटैचमेंट करना मतलब उद्घोषणा कर देना, पब्लिकली डिक्लेयर कर देना। सेक्शन 82 पे आ जाइए। 82 से कंटिन्यू करते हैं। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग, मतलब जो पर्सन फरार है उसके लिए प्रोक्लेमेशन इश्यू करना। सेक्शन 1 पे आइए। 1 क्या बोलता है कि अगर मान लो, ये बताता है कि कब प्रोक्लेमेशन इश्यू होगा। 1 क्या बोल रहा है? अगर मान लो किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोर्ट ने वो अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। अब वो पर्सन क्या कर रहा है? अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद में उसके एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए या तो फरार है, एब्सकॉन्डेड है, या फिर कंसीलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा रहा है। क्यों? ताकि जो वो ऑर्डर पास करा है कोर्ट ने उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाए, वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाए। तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट प्रोक्लेमेशन, रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर देगा, राइटिंग में प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर देगा। और उस प्रोक्लेमेशन में क्या करेगा? कोर्ट स्पेसिफाई कर देगा टाइम और पैलेस कि उसको किस टाइम पे और पैलेस पे उस पर्सन को जिसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू है उसको कोर्ट में अपीयर होना है। और जो अपीयरेंस के लिए जो टाइम फिक्स होगा वो 30 दिन से पहले का नहीं होगा, नॉट लेस देन 30 डेज। मतलब जैसे आज प्रोक्लेमेशन इशू है ना, तो आज से 30 दिन के बाद का वो टाइम होगा उसके अपीयरेंस के लिए। 30 दिन से ज़्यादा हो सकता है, नो मैटर, 30 दिन से कम नहीं होगा। सबसेक्शन 2 आ जाइए। सबसेक्शन 2 तरीके बताता है कि प्रोक्लेमेशन इशू होगा कैसे। सेक्शन 2 के ए पे आइए। ए में हमारे ए, बी और सी 3 दे रखे हैं। ए बोलता है इट शेल बी पब्लिकली रीड, मतलब उसको सार्वजनिक रूप से पब्लिकली पढ़ा जाएगा। कहाँ पर पढ़ा जाएगा? विलेज होम, वो विलेज और टाउन, जिस विलेज में या जिस टाउन में वो पर्सन रहता है उस विलेज या टाउन के किसी कॉन्स्पिशियस पैलेस। कॉन्स्पिशियस पैलेस उसका हो गया जैसे वो पर्सन जहाँ रहता है, जिस गाँव में रहता है, गाँव के चौपाल होते हैं, ठीक है। और टाउन वगैरह के मार्केट हो गए, उसके एरिया के जहाँ पर वो पर्सन रहता है उसके आसपास कोई मार्केट हो गया, वहाँ पे पब्लिकली इसको पढ़ा जाएगा। इस तरीके से वहाँ पर इसलिए पढ़ा जाएगा ताकि उस पर्सन को उसका नॉलेज हो जाए कि हाँ ये प्रोक्लेमेशन पढ़ी गई है, या उसके कोई जो जानने वाले मिलने वाले उसको ये नॉलेज मिल जाए और वो उसको बता दें कि हाँ भाई तुम्हारे खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू है, उद्घोषणा हुई है, तुम्हें कोर्ट में जाना है। बी बोलता है एक कॉपी क्या करेंगे साथ साथ उसके होम में, जो जहाँ पर वो पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड रहता है, माना जाता है कि हाँ वो यहाँ पर रहता है, उसके घर के बाहर चिपका देंगे। ऐसे जगह चिपकाएंगे जहाँ पर क्लियरली विजिबल हो, ऐसे नहीं कॉर्नर में जाके चिपका देने। वो कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, कॉन्स्पिशियस पार्ट मतलब क्लियरली विजिबल होना चाहिए, इस जगह चिपका देंगे घर पे। सी बोलता है साथ में एक कॉपी क्या करेंगे? कोर्ट हाउस में चिपका देंगे, कोर्ट के प्रीमाइसेस में एक कॉपी लगा देंगे, उसके नोटिस बोर्ड कोर्ट का जो भी है वहाँ पर भी एक कॉपी चिपका देंगे। सेकंड बोलता है इसका ये बताता है कि अगर कोर्ट को सही लगता है ना, कोर्ट को लगता है कि ए, बी और सी तरीका तो हो ही गया अपना, इसके बाद में अगर कोर्ट को लगता है तो वो क्या करेगा? ऑर्डर पास कर देगा कि एक प्रोक्लेमेशन आप पब्लिश करो एक लोकल न्यूज़पेपर में, जिस एरिया में वो पर्सन रहता है वहाँ का जो न्यूज़पेपर है, जहाँ पे वो न्यूज़पेपर आता है वहाँ पे उनका, उस न्यूज़पेपर में वो प्रोक्लेमेशन आप पब्लिश कर दो। ये चाहे तो कोर्ट करवा सकता है, नहीं तो नहीं करवा सकता। सेकंड वाला इफ थिंग्स फिट, कोर्ट को सही लगता है तो करेगा। बाकी ए, बी और सी ये तो तरीके है ही प्रोक्लेमेशन के। 3 में आइए। 3 एविडेंस की बात करता है। जैसे कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू करेगा, एक स्टेटमेंट राइटिंग में कर लेगा कि हाँ हमने भैया ये ऐसे प्रोक्लेमेशन इशू कर दिए, इस डेट को करी थी और इस तरीके से करी थी, और वो क्या हो जाएगा? कोर्ट के पास एक कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा उसका कि हाँ प्रोक्लेमेशन इशू हो गई थी, इस डेट को ऐसे हुई थी, ठीक है। अब आइए 4th में। 4th एक्चुअल में कुछ ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखा है। अगर उस पर्सन ने ये सारे ऑफेंस करें, इनके अंदर वो लाइबल IPC में इन ऑफेंस में आता है, तो कोर्ट ने जब प्रोक्लेमेशन इशू कराया वो पर्सन फिर भी कोर्ट में नहीं आ रहा है इन ऑफेंसेस के अंदर, तो क्या करेगा? कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा, मतलब भागा हुआ अपराधी घोषित कर देगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा। 5th आ जाइए। 5th ये बोलता है, तरीका बताता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कैसे करेंगे। वही कैसे करेंगे जैसे प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था सबसेक्शन 2 और 3 में। 2 में क्या था? पब्लिकली रीड करा था, एक कॉपी घर में चिपका दी थी, एक कॉपी कोर्ट हाउस में लगा दी थी, और 3rd में क्या करा था? कोर्ट ने फिर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया था उसका कि हाँ हमने डिक्लेयर कर दिया। वैसे ही ये करेंगे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी ऐसे डिक्लेयर करेंगे, ये बोलता है 5th।
82 हो गया। 82 के साथ आईपीसी का एक सेक्शन कनेक्ट होता है, वो है 174A। 174 हमने कर लिया था समन के साथ, इफ़ यू रिमेंबर दैट। 174A है नॉन अपीयरेंस ऑफ पर्सन इन रिस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी। मतलब 82 सीआरपीसी में कोई प्रोक्लेमेशन इशू है और उसकी अपीयरेंस फिर भी वो नहीं दे रहा है कोर्ट में, तो वो कौन सा ऑफेंस हो जाएगा आईपीसी के 174A के अंडर। इसमें पनिशमेंट दे रखी है, 3 साल की पनिशमेंट हो सकती है और फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकती है। और अगर मान लो उसको प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने सबसेक्शन 4 में, तो पनिशमेंट उसकी बढ़ जाएगी, 7 साल तक की हो जाएगी, प्लस फाइन हो जाएगा। आप आईपीसी का 174A एक बार ओपन करके देख लेना डायरेक्ट में। 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अबस्कॉन्डिंग, मतलब जो पर्सन फरार है उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट। सबसेक्शन 1 में ही सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, नॉर्मली प्रॉपर्टी कब अटैच होगी, आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, मतलब प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद ही अटैचमेंट का ऑर्डर पास होगा। नॉर्मली ये जनरली है, ये बोला जाता है, ये बोलता है सबसेक्शन 1। तो कोर्ट को इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, अपने एक तो रीजन रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में और फिर ऑर्डर पास कर देगा कि उस प्रॉपर्टी की कोई मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। ऐसा नहीं कि इमूवेबल हो, नहीं, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, दोनों प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर देगा। अब इसका प्रोवाइडो आ जाइए। प्रोवाइडो क्या बोलता है, जनरली अटैचमेंट प्रोक्लेमेशन के बाद होगा, पर अगर 2 कंडीशन ए और बी जो दे रखी है, इन सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन इशू होने के साथ साथ प्रोक्लेमेशन इशू करते समय ही अटैचमेंट के ऑर्डर भी पास कर देगा। कब कब, जब कोर्ट एफिडेविट से या अदरवाइज सेटिस्फाई हो जाता है कि वो पर्सन ए में ये डिस्पोज करने वाला है अपनी प्रॉपर्टी को, पूरी या इसकी किसी पार्ट को डिस्पोज कर देगा, उसको जैसे बेच देगा या कुछ भी कर देगा, उसको डिस्पोज करने वाला है। बी, रिमूव करने वाला है अपनी प्रॉपर्टी को उस कोर्ट के लोकल जुडिक्शन में से, मतलब उसकी प्रॉपर्टी उस कोर्ट के लोकल जुडिक्शन में आ रही है और वो क्या करने वाला है, उस प्रॉपर्टी को उस जुडिक्शन से रिमूव करने वाला है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या करेगा कोर्ट, प्रोक्लेमेशन के साथ साथ ही अटैचमेंट का ऑर्डर भी दे देगा। 2 में आइए। 2 ये बोलता है कि अब जो कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है वो एक अथॉरिटी हो जाएगी उस पर्सन के पास कि हाँ हम उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं जिसको भी कोर्ट ने डायरेक्ट करा है, और वो पर्सन क्या करेंगे, जिनको डायरेक्ट किया है वो उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे उस कोर्ट के जुडिक्शन में आ रही है। तो अगर मान लो वो प्रॉपर्टी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, उस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट में ना आके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तो उसका अटैचमेंट कैसे होगा, उसके अटैचमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी आ रही है। सेक्शन 2 में आप पढ़िए, इंडोर्स बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी सिचुएट, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी है उसके डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इंडोर्समेंट करवा लेंगे, मतलब अथॉरिटी ले लेंगे, परमिशन ले लेंगे, फिर उसके बाद में जैसे ही वहाँ का डीएम परमिशन देगा उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। 3 में आइए। 3 और 4 तरीके बताते हैं कि अब प्रॉपर्टी अटैच कैसे होगी। 3 बताता है मूवेबल प्रॉपर्टी का और डेप्ट का। अगर मान लो जो प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो क्या है, मूवेबल है और कोई डेप्ट है, तो कैसे अटैचमेंट होगा, सीज करके रिसीवर अपॉइंट कर देंगे या फिर ऑर्डर दे देंगे कि किसी पर्सन को कि आप ये प्रॉपर्टी उस पर्सन को वापस डिलीवर नहीं करोगे, उसके बिहाफ पर किसी को नहीं करोगे। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी अटैच हुई है और मेरी प्रॉपर्टी मेरे किसी फ्रेंड के पास है, मैंने उसको जैसे काम यूज़ करने के लिए दे रखी है या फिर सेफ्टी के लिए सिक्योर दे रखी है कि हाँ तुम इसको रखो, तो कोर्ट लगेगा मेरी फ्रेंड को ऑर्डर देगा कि आप ये प्रॉपर्टी मुझे वापस डिलीवर नहीं करोगे, या फिर मेरे बिहाफ पर मैं किसी को भेजती हूँ, अपने ब्रदर को भेजती हूँ कि जाओ मेरे फ्रेंड के पास मेरी प्रॉपर्टी ले आओ, तो कोर्ट क्या बोलता है, आप उसको भी प्रॉपर्टी नहीं दोगे, ये बोलता है प्रोहिबिट कर देगा मेरी फ्रेंड को कि आप ये प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं करोगे, उसको अपने पास रखोगे, जैसा भी कोर्ट उसको डायरेक्ट करता है। डी क्या बोलता है, या तो बाय ऑल, या तो सारे तरीके अपनाएगा ए बी और सी, या फिर इनमें से 2 तरीकों से वो अटैचमेंट करेगा, 2 तो करने ही पड़ेंगे। 4th आ जाइए। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, जैसे लैंड हो गई या इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो मतलब लैंड होती है, भूमि हो गई, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो भूमि से ऐसे लगी हुई है जो इसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे होम वगैरह होते हैं, घर वगैरह। अब ये क्या बोल रहा है, अगर मान लो वो लैंड ऐसी है, भूमि ऐसी है जो सरकार के पास उसको रेवेन्यू जाता है, रेवेन्यू पे करती है, तो अटैचमेंट कैसे होगा, कलेक्टर करेगा। जैसे हम सीपीसी में देखते हैं कि अगर लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, तो कौन अटैचमेंट करेगा, कलेक्टर करेगा। यहाँ पर भी वही है, रेवेन्यू जा रहा है सरकार को तो कलेक्टर अटैचमेंट करेगा, रेवेन्यू नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, ए बी सी और डी तरीका अपनाएंगे। ए क्या बोलता है, पोजीशन ले लेंगे, बी रिसीवर अपॉइंट कर देंगे, सी क्या बोलता है, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी
टू सच पर्सन, टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन मीन्स, और टू एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ। मतलब इसमें वही बात आ गई कि जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो जैसे मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अटैचमेंट हुआ उसका, वो क्या है, घर है, और मैंने घर क्या दे रखा है, रेंट पे दे रखा है। तो कोर्ट क्या करेगा, जो मेरा किराएदार है, टेनेंट है, उसको ऑर्डर देगा कि भाई तुम इसका रेंट है ना उसको नहीं दोगे, साथ साथ में ये प्रॉपर्टी भी उसको नहीं दोगे। यानी ना तो ये नहीं कि उसकी पोजीशन आप उसको वापस दे दो, नहीं, ना इसका रेंट दोगे। अब वो रेंट किसको देगा फिर, ऑब्वियसली वो रिसीवर हम कोट करते हैं तो रिसीवर को दे देगा वो रेंट। ये बोलता है। डी क्या बोलता है, या तो सारे तरीके अपनाएगा बाय ऑल और एनी ऑफ टू मेथड, या तो 2 तरीके कोई भी अपनाएगा या सारे अपनाएगा, ये बोलता है डी। फिफ्थ आ जाइए, फिफ्थ क्या बोलता है, ये बात करता है कि इमीडिएट सेल कब होगी किसी प्रॉपर्टी की, कब होगी, अगर मान ले वो प्रॉपर्टी ऐसी है, लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब उसकी जैसे जानवर वगैरह हो गए, है ना, जानवर वगैरह होते हैं ना, जैसे गाय हो गई, भेड़ हो गई, ऐसे जानवर है अपने, और पेरिसेबल नेचर की ऐसी है जो जल्दी ख़त्म होने वाली है, जैसे सीजन के कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फल वगैरह होते हैं, जो सीजन पे ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है पेरिसेबल नेचर की जो खुद ही ख़त्म हो जाएगी अगर उसका जल्दी उसको सेल नहीं करा तो क्या करेगा कोर्ट, इमीडिएटली सेल के ऑर्डर पास कर देगा, उससे जो प्रोसीड मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, वो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको रखा जाएगा। 6 क्या बोलता है, ये बात करता है रिसीवर की लाइबिलिटीज, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगी, मतलब जो 3rd और 4th में हमने रिसीवर अपॉइंट करा था, सबसे 3rd और 4th में, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होगी, वही होगी जो सीपीसी में हम पढ़ते हैं। सीपीसी के ऑर्डर हम 14 में जाएंगे तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसकी ड्यूटीज़ वगैरह क्या क्या दे रखी है, लाइक जैसे क्या होती है नॉर्मली कि वो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, रिकवर रेंट वगैरह होते हैं उसको रिकवर करेगा, इम्प्रूव करेगा, है ना, और अकाउंट मेंटेन करेगा, उसके पास उस प्रॉपर्टी से कुछ भी मिलता है उसको रेंट वगैरह तो वो क्या करेगा, उसको कोर्ट में डिपॉजिट कराएगा, अकाउंट मेंटेन करेगा, अकाउंट को कोर्ट को सबमिट कराएगा टाइम टू टाइम, और भी काफ़ी सारी जो डिटेल में ऑर्डर 40 में दे रखी है, ये सारी उसकी ड्यूटीज़ होती है, वो यहाँ पर भी होगी, जो सीपीसी में वो सीआरपीसी में भी होगी उसकी। सब सेक्शन 84 आ जाइए, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट। ये बोलता है अटैचमेंट हो गई प्रॉपर्टी, अब उसका कोई क्लेम ऑब्जेक्शन आता है तो उसके बारे में बोलता है। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गई है तो उसके ऊपर किसी को क्लेम या ऑब्जेक्शन है तो वो क्या करेगा, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्लेम लाने पड़ेंगे, उसके ऑब्जेक्शन लाने पड़ेंगे, 6 महीने से ज़्यादा नहीं। और ऑब्जेक्शन भी कौन लाएगा, जैसे मेरी प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो ये नहीं कि मैं ले आऊँगी, नहीं, और कोई पर्सन जो इंटरेस्टेड हो उस प्रॉपर्टी में, जो बोलता हो कि नहीं मेरा भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट भी कैसा है, ऐसा है कि वो अटैचमेंट के लिए लाइबल नहीं है, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है, उनका ग्राउंड ये है कि मेरा इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्शन ला रहे हैं वो, और वो ऐसा है कि वो अटैचमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, वो अटैचमेंट की लाइबल नहीं है, तो वो हो जाएगा, वो ऑब्जेक्शन 6 महीने में लाएंगे। अब इसकी लास्ट लाइन में आइए, ऑब्जेक्शन शेल बी इंक्वायरी इनटू, मतलब इंक्वायरी करना मैंडेटरी है। कोर्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्शन और क्लेम आएगा, उसकी इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी के बाद क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा, या तो अलाउ कर देगा या डिसअलाउ कर देगा। प्रोवाइडर क्या बोल रहा है, अगर मान लो कोर्ट ने अलाउ कर दिया क्लेम को, और अलाउ करने के बाद जो पर्सन क्लेम ऑब्जेक्शन ला रहा था वो मर गया, डेथ हो गई उसकी, तो उस तब वो क्लेम ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 में आइए, 2 क्या बोलता है कि ये जो क्लेम वगैरह होंगे वो कहाँ पर होंगे, उस कोर्ट में जिसने अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है उस कोर्ट में होंगे। और अगर मान लो प्रॉपर्टी ऐसी थी जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आ रही थी, 83 के मैंने पढ़ा था अभी कि अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आ रही तो डीएम से परमिशन लेके अटैचमेंट हो रहा था, अगर वो प्रॉपर्टी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो कब कहाँ पर होगा क्लेम, सीजीएम के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। सबसेक्शन 3 में ये बोलता है कि सारे जो क्लेम होंगे वो वही कोर्ट डील करेगा, वही प्रोसीड करेगा कोर्ट उन क्लेम में जिसके पास में क्लेम आए हैं। पर इसका प्रोवाइडर क्या बोलता है, अगर मान लो क्लेम सीजीएम के पास आए तो सीजीएम क्या कर सकता है, अपने किसी सबऑर्डिनेट को भी डायरेक्ट कर सकता है, मेक ओवर कर सकता है वो उसमें प्रोसीड करने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को दे सकता है। सबसेक्शन इसका 3 का प्रोवाइडर ये बोलता है। सबसेक्शन 4 आ जाइए, 4 क्या बोलता है, अगर मान लो ये एक रेमेडी टाइप का है, अगर मान लो कोर्ट ने किसी का क्लेम जो आया था 84 की सबसेक्शन 1 में, कोर्ट ने उसे क्लेम क्या करा, डिसअलाउ कर दिए, तो उसके पास 1 साल होता है, वो 1 साल के अंदर एक सेपरेट सूट फाइल कर सकता है। पहले तो उसी में वो क्लेम ऑब्जेक्शन ला रहा था, अब वो क्या करता है कि एक सेपरेट सूट फाइल कर लेगा इस्टेब्लिश करने के लिए कि मेरा इस प्रॉपर्टी में राइट है, अपना टाइटल राइट इस्टेब्लिश करने के लिए वो सूट फाइल कर लेगा। ये बोलता है 1 साल के अंदर अंदर।
इसकी जो लास्ट लाइन है, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी द ऑर्डर शेल बी कंक्लूसिव। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो ऑर्डर हुआ था डिसअलाउ का वो क्या है, कंक्लूसिव ऑर्डर है, बट किसके सब्जेक्टेड है वो, अगर मान लो उसने सूट फाइल करी, उस सूट का जो भी रिजल्ट होगा उसके सब्जेक्टेड होगा। वो जो ऑर्डर का सूट का रिजल्ट आएगा वो ऑर्डर उसको कंक्लूसिव ना रहेगा, उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर कोई सूट नहीं फॉलो तो वो ऑर्डर कंक्लूसिव नेचर का। 85 आइए, रिलीज सेल रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का रिलीज कब होगी, सेल कब होगी और रिस्टोरेशन कब होगा। 85 के 1 में आइए, अगर मान लो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ और वो पर्सन उसके अपीयरेंस के लिए प्रोक्लेमेशन होता है, ऑब्वियसली अगर वो पर्सन अपीयर हो गया तो कोर्ट क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा। अब अपीयरेंस के लिए तो अटैचमेंट हुआ था, कोर्ट में अपीयर हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा। 2 क्या बोलता है, अगर वो अपीयर नहीं हुआ तो कोर्ट क्या करेगा, उस सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट को दे देगा। किस पर्पज़ के लिए, गवर्नमेंट उसको सेल कर देगी, मतलब वो गवर्नमेंट को वो कर देगा। अब गवर्नमेंट उसके अपने साथ अपने अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है, पर डिस्पोज कब तक नहीं करेगी, 6 महीने तक तो नहीं करेगी। 6 महीने तक क्यों नहीं करेगी, रीज़न 84 में हमने पढ़ा था, कोई क्लेम ऑब्जेक्शन लाता है तो उसके पास कितना टाइम है, 6 मंथ। तो यहाँ पर वो 6 मंथ उसका वेट करेगी अगर कोई क्लेम आता है या नहीं आता। अगर 6 मंथ तक कोई क्लेम नहीं आया, ऑब्जेक्शन नहीं आया तो उसको सेल कर देगी। और अगर कोई क्लेम ऑब्जेक्शन आ गया तो जब तक उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को कोर्ट डील नहीं कर लेता, ठीक है, उसको डिस्पोज नहीं कर सकता उसकी क्लेम ऑब्जेक्शन को, मैटर को, तब तक वो सेल नहीं होगी, ये बोलता है। पर इसका एक इसमें एक और आ जाता है, अनलेस लग के आ जाता है। वो क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि मान लो स्पीडी नेचर की है, पेरिसेबल नेचर की है, वो प्रॉपर्टी जल्दी खत्म होने वाली है, स्पीड नेचर की है, या फिर दूसरा इसमें एक और है, 2 चीज़ें, या तो पेरिसेबल नेचर की जल्दी खत्म होने वाली है, ठीक है, स्पीडी और नेचुरल डीके है, या फिर ओनर की बेनिफिट में है, उन कोर्ट को लग रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है जिसके पास प्रॉपर्टी चली गई, ये ओनर के बेनिफिट में होगा अगर हम इस प्रॉपर्टी को इस टाइम पे सेल कर दें, तो तब भी कोर्ट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट उसको सेल कर देगी। सबसेक्शन 3 में आइए, 3 क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान लो जिस पर्सन के प्रॉपर्टी अटैच हुई है वो 2 साल के अंदर अटैचमेंट होने के 2 साल के अंदर कोर्ट में अपील हो जाता है, या तो खुद से वॉलेंटरीली खुद से अपील हो जाता है, या उसको पकड़ के ले आती है पुलिस, ओके, बाय अप्रीहेंडेड पकड़ के ले आती है, कोर्ट के सामने लेके आती है, और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि देखो मेरे को तो पता भी नहीं था, मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसा कोई प्रोक्लेमेशन भी इशू हुई है, और ना मैंने जानबूझ के है ना मैं फरार हुआ हूँ, या मैं है ना जानबूझ के कंसीलिंग हिमसेल्फ में अपने को छुपा नहीं रहा था कि ताकि वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो। मतलब वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, मुझे आइडिया नहीं था, प्रोक्लेमेशन का कुछ आइडिया नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे किसी वारंट इशू है उसका, मैं है ना इसलिए मैं फरार हूँ या छुपा रहा हूँ, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था। और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये सच बोल रहा है, इसको सच में नहीं पता था। तो तब क्या करेगा वो कोर्ट, वो प्रॉपर्टी जो अटैच हुई थी उसको वापस से कर देगा। और अगर मान लो वो प्रॉपर्टी सेल हो गई है, गवर्नमेंट ने उसको सेल कर दिया, तो जो सेल के प्रोसीड आए थे, जो पैसे आए थे, वो उस पर्सन को दे देगा। पर उसमें से वो क्या करेगा, जो अटैचमेंट के में खर्चा आया था ना कोर्ट का, जो अटैचमेंट में जो एक्सपेंसेस आए थे उसके, वो उनमें से वो कट कर लेगा कोर्ट, और बाकी की चीज़ जो रिमेनिंग है उसको वापस कर देगा। 86 आ जाइए सेक्शन। 86 क्या बोलता है, अपील फॉरम फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। मतलब सेक्शन 85 के 3 में हमने क्या पढ़ा, वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है तो रिस्टोरेशन हो जाएगा प्रॉपर्टी को, कोर्ट उसको वापस से दे देगा। अगर कोर्ट मान लो उसको प्रॉपर्टी वापस से नहीं दे रहा, कोर्ट ने मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ कोर्ट उसके ऑब्जेक्शन वगैरह से, उसको रिस्टोरेशन नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी वापस नहीं दे रहा, तो क्या करेगा, वो अपील कर सकता है 86 सेक्शन 86 में। कहाँ पर अपील करेगा, जहाँ पर अपील ऑर्डिनरी होती है, मतलब जो जहाँ पर जैसे वो सेशन वगैरह कोर्ट है तो हाई कोर्ट में जो भी हायरार्की के अकॉर्डिंग जो अपील होती है ऑर्डिनरी जिस कोर्ट की, उस कोर्ट के ऑर्डर की जहाँ पर अपील होगी वहाँ पर वो अपील कर देगा। अब इसमें एक आईपीसी का अपना सेक्शन रह गया 174A, वो अपना सेक्शन 82 के साथ अटैच होगा। आईपीसी का 174A क्या बोलता है, 174A आप आईपीसी में एक बार ओपन कर लीजिए डायरेक्ट में। वो बोलता है नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी। मतलब सीआरपीसी के सेक्शन 82 में जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है उसके बाद में कोई पर्सन अपीयर नहीं हो रहा है तो वो आईपीसी के 174A में ऑफेंस होगा और वहाँ पे वो लाइबल होगा उसके ऑफेंस में।
174 हमने आईपीसी का पहले समन के साथ पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर दैट। अब 174 हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो आता है 82 के साथ। ये क्या बोलता है, अगर मान लो प्रोक्लेमेशन इशू 82 में और पर्सन नहीं आ रहा तो उस पर क्या होगा, पनिशमेंट होगी कितनी, 3 साल तक की हो सकती है, फाइन हो सकता है या दोनों हो सकती है। यही एक और बात बोल रहा है, अगर मान लो उसको 82 में हमने सबसेक्शन 4 में कोर्ट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है तो वो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 7 साल तक की प्लस फाइन हो जाएगा। अब डायरेक्ट में 174A ओपन करके देख ली, 82 के सामने आप लिख लीजिए 174A आईपीसी, ताकि वो कनेक्शन हो जाएगा। तभी कभी क्वेश्चन आए कि अगर मान लो प्रोक्लेमेशन की बात पसंद नहीं आ रहा तो किस ऑफेंस में डील होगा वो आईपीसी, कौन से ऑफेंस अंडर किस ऑफेंस में आएगा, तो 174A आएगा वो। अब आ जाइए डी टॉपिक पे आ जाइए, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। A, B और C हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब डी पे अपर आ गए, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। डी में 87 पे आ जाइए। सेक्शन 87 क्या बोलता है, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन, मतलब समन के स्थान पे या समन के अतिरिक्त के अलावा वारंट इशू करना। सेक्शन 1 क्या बोलता है, जिस केस में कोर्ट को पावर है समन इशू करने की, ओके, समन इशू करने की फॉर द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की अपीयरेंस के लिए कोर्ट के पास पावर है कि वो समन इशू कर सकती है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसमें अपने रीजन रिकॉर्ड करने के बाद में वो वहाँ पर अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकता है। ये बोलता है 87। अब ए में आइए, 87 के ए क्या बोलता है, कब होगा वारंट इशू, या तो समन इशू होने से पहले, या कोर्ट ने समन इशू कर दिया है पर उस समन में जो टाइम दिया था उसके अपीयरेंस के लिए, उस पर्सन के अपीयरेंस के लिए, उस टाइम के खत्म होने से पहले कोर्ट अरेस्ट वारंट भी उस पर्सन के लिए इश्यू कर सकता है, कोर्ट को सही लगे तो। कब कब, जब कोर्ट को लग रहा है कि वो पर्सन भाग जाएगा, ठीक है, अब एब्सकॉन्डेड, और उसको जो समन दिया है वो उसका ओबे नहीं करेगा, उसको पालन भी नहीं करेगा, तब कोर्ट क्या करेगा, वारंट इशू कर सकता है। कब, या तो समन इशू होने से पहले ही, या समन इशू हो गया तो समन में जो टाइम दिया है उसके अपीयरेंस के लिए फिक्स करा उससे पहले, उस टाइम के खत्म होने से पहले वो वारंट अरेस्ट वारंट इशू कर देगा। बी क्या बोलता है, अगर मान लो समन इशू हो गया था उस पर्सन को और वो आया ही नहीं। ए में तो क्या बोल रहे हैं, समन इशू होने से पहले या टाइम जो दिया है अपीयरेंस के लिए उससे पहले वारंट इशू हो रहा है। 2 क्या बोलता है, बी क्या बोलता है इसका, अगर मान लो समन इशू हो गया था और टाइम फिक्स किया था, वो पर्सन तो आया ही नहीं, अपीयर नहीं हुआ, तो तब क्या करेगा कोर्ट, ऑब्वियसली तब तो कोर्ट उसका अरेस्ट वारंट उसके लिए इशू कर देगा। मतलब और साथ साथ में क्या कंडीशन है, ये भी प्रूव हो गया कि भाई उसके पास समन तो इशू हो गया था उसको, और उसने समन ले भी लिया था, उसके पास रीजनेबल टाइम था। ऐसा भी नहीं कि आज समन पहुंचा कल उसको कोर्ट आना है, नहीं नहीं, उसके पास टाइम था कि वो सफिशिएंट टाइम था उसके पास, ही कोर्ट में अपील हो सकता है, फिर भी वो अपील नहीं हुआ है और उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ भी नहीं है, उसके पास बहाना भी नहीं है कि मैं क्यों कोर्ट में नहीं आया था समन के तामील के लिए, है ना, तो तब कोर्ट क्या करेगा, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर देगा उसके लिए। सेक्शन 88 में आ जाइए, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब सेक्शन 88 आपको रिमेंबर हो, याद हो, तो मैंने अपन ने जब ये टॉपिक स्टार्ट करा था हमने, तब मैंने बताया था कि क्या होता है, ऑफेंस होता है, ऑफेंस के बाद क्या होता है, उसकी अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस कैसे कैसे होती है, समन से या अरेस्ट से या फिर बॉन्ड भरवा के, अगर वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट हो तो 88 में। अब अरेस्ट कैसे होता है, विथ वारंट, विदाउट वारंट। विथ वारंट और विदाउट वारंट हमने कर लिए, समन हमारा हो गया। अब हमारा बच्चा रहा था कौन सा, अगर वो पर्सन से बॉन्ड भरवा के वो कोर्ट में अपीयर है तो। सेक्शन 88 वही है कि अगर मान लो किसी पर्सन के अरेस्ट के लिए या अपीयरेंस के लिए कोर्ट के पास एम्पावर्ड है, कोर्ट के पास पावर है कि वो वारंट या समन इशू कर सकता है, और वो पर्सन उस टाइम कोर्ट में प्रेजेंट है, कोर्ट में है, तो कोर्ट क्या करेगा, उससे एक बॉन्ड भरवा लेगा। अब वो बॉन्ड विद श्योरिटी भी हो सकता है, विदाउट श्योरिटीज भी हो सकता है, उसकी अपीयरेंस के लिए कि या वो उस कोर्ट में अपीयर होगा, और अगर वो केस किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देता है तो उस कोर्ट के सामने वो अपीयर होगा। सेक्शन 88 यही बोलता है। 89 है ये, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अगर मान लो बॉन्ड भरवाया था, अब बॉन्ड कब कब भरवाया था, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 71 कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना था, अगर उस वारंट में सेक्शन श्योरिटीज़ पे उसको छोड़ सकते हैं, तो 71 में बॉन्ड भरवा के उसको छोड़ रहे थे अपीयरेंस के लिए। 81 में हमने देखा था, वहाँ पर भी बॉन्ड भरवा रहा था, जब वो उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेके आते हैं तो उससे बॉन्ड भरवा रहे थे 81 में 81 में।
आप प्रीवियस वीडियो देखना, हमने जब 71, 81 ये सारे करे थे, वहाँ जहाँ हमने बॉन्ड भरवाए। 88 में हमने बॉन्ड भरवा लिया उसके अपीयरेंस के लिए कोर्ट ने, जब वो कोर्ट में अपीयर है। तो 89 क्या बोल रहा है कि बॉन्ड तो भरवा लिया, अब वो पर्सन उस बॉन्ड के बाद में, उस बॉन्ड के भरवाने के बाद कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा, अपीयर ही नहीं हो रहा, तो कोर्ट क्या करेगा, वारंट डायरेक्ट कर देगा उसके लिए, अरेस्ट वारंट इशू कर देगा कि उसको अरेस्ट करो और कोर्ट के सामने लेके आओ। 89 यही बोलता है। 90 क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। मतलब इस चैप्टर के जो प्रोविजन है समन और वारंट के, वो इस कोड में कहीं पर भी समन और वारंट इशू होगा वहाँ पर भी प्रोविजन अप्लाई होंगे, यही बोलता है अपना सेक्शन 90। ये हो गया अपना चैप्टर 6 कंप्लीट। अब एक बार थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ मैं एक बार। देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ऑफेंस होता है, अपीयरेंस होती है, सारा हम कर रहे हैं अपीयरेंस के लिए, कोर्ट के सामने अक्यूज्ड की अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसे कैसे, समन से, अरेस्ट से। अरेस्ट कैसे कैसे हो रहा था, दो तरीके से अरेस्ट होता है, विथ वारंट, विदाउट वारंट। विथ वारंट हमने, आप एक इसका एक चार्ट ड्रॉ कर लीजिएगा, चार्ट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। उसमें जैसे कैसे अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन बिफोर कोर्ट, कैसे कैसे बाय इश्यूइंग समन, और उससे बॉन्ड भरवा के अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट है तो सेक्शन 88 में उससे बॉन्ड भरवा लेंगे अपीयरेंस के लिए। थर्ड, उसको अरेस्ट करके। अब समन कब कब इशू हो रहा था, हमने अभी पढ़ा था, सारे समन केसेस में तो समन इशू हो गई। समन केस क्या होते हैं, अब आप सेक्शन 2 में जाइए, डेफिनेशन क्लोज में, वहाँ पे समन और वारंट की डेफिनेशन दे रखी है, 2X और 2W में हम जाएंगे तो वहाँ समन और वारंट केस के ऊपर डेफिनेशन है ही। समन और साथ साथ में समन किसमें, अगर मान लो हम सेक्शन 204 एक और है, 204 जब हम नंबर आएगा तब देखेंगे, पर वहाँ क्या है, इश्यू ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस इश्यू करता है कोर्ट। जैसे कोर्ट ने कॉग्निशन ले ली मजिस्ट्रेट ने, अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसेस इश्यू करेगा। तो वहाँ पर दे रखा है कि अगर कोर्ट को सही लगता है तो वो समन केस में भी वारंट इशू कर सकता है। वहाँ पे जब हम 204 देखेंगे तब हम पढ़ लेंगे। तो समन कब कब इशू हो रहा है, समन केस में हो रहा है, साथ साथ में कोर्ट को सही लगता है तो वो समन केस में भी वारंट केस में भी समन इशू कर सकता है 204 में। जब हम उसको डिटेल में 204 को तब देख लेंगे। अब अरेस्ट पे आ जाइए, अरेस्ट कैसे कैसे हो रहा है, विथ वारंट, विदाउट वारंट। विथ वारंट हमने पढ़ा था, अभी जो हमने कब कब सारे वारंट केसेस में विथ वारंट हो गई, जो कोर्ट ऑर्डर दे देगा। और साथ साथ में समन केस में भी, समन केस में कब, जैसे अभी हमने पढ़ा 87 सेक्शन में, तब भी कोर्ट वारंट इशू कर रहा है। और कब कर रहा है, बॉन्ड भरवाया था, बॉन्ड के साथ अपीयर नहीं हो रहा, सेक्शन 89 में। तो आप एक बार तीनों नोट कर लेना, विथ वारंट कब कब हो रहा है, सारे वारंट केसेस में। साथ में सेक्शन 87 अब जो हमने करा, जहाँ पे समन केस था पर वारंट इशू हो रहा था। 89 बॉन्ड भरवाया था, अपीयर नहीं हो रहा, सेक्शन 89 में उसको अरेस्ट वारंट इशू कर दिया, तब भी वारंट इशू हो रहा है। अब आता है विदाउट वारंट। अब विदाउट वारंट हमने स्टार्टिंग वीडियोज़ में करे थे, कौन कौन कर रहा था, बाय पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41, और बाय मजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन में करा था, इफ़ यू रिमेंबर सेक्शन 44 हमने जो कंप्लीट करा था। प्राइवेट पर्सन भी कर रहा था, प्राइवेट पर्सन कौन से सेक्शन में कर रहा था, 43 में। तो ये हमारा एक पूरा चार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया अपीयरेंस का। थैंक यू सो मच।